नमस्कार, मैं डॉक्टर ललिता, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बीबीनगर बुलंदशहर। आज हम संविधान की प्रस्तावना के विषय में बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सबसे प्रमुख और प्रथम विशेषता है भारतीय संविधान की, जो संविधान के ठीक पहले दी गई है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद दिए गए हैं। उन अनुच्छेदों के प्रकाश में भी अगर कोई विषय पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता है, उसे भारत के संविधान की प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में फिर देखा जाता है। इसी आधार पर पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, प्रस्तावना संविधान का सबसे बहुमूल्य भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है। भारत के संविधान की प्रस्तावना एक बार मैं पढ़ देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संविधान का मूल दिया गया है, उसमें हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम लाइन भी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान के द्वारा अंतिम संप्रभुता जनता में निहित की गई है। दूसरी बात जो शब्दावली से स्पष्ट होती है वह है कि संविधान को जनता अर्थात जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया है, उसे स्वीकार किया है, अर्थात संविधान जनता की इच्छा को ही अभिव्यक्त करता है। तीसरी बात यह है कि समूची भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान को समाप्त करने या उससे अलग होने का अधिकार किसी एक राज्य इकाई अथवा राज्य इकाइयों के समूह को नहीं है। अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या संविधान सभा जिसने संविधान को बनाया है और संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, सही अर्थों में वो लोग हम भारत के लोग हैं भी? क्या संविधान सभा वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करती थी? क्या यह संविधान भारत की जनता पर आरोपित संविधान तो नहीं है? इसके उत्तर में यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा ने स्वयं एक प्रस्ताव पारित करके अपनी पूर्ण संप्रभुता को प्रदर्शित किया था कि संविधान सभा का विघटन ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से नहीं होगा, बल्कि यह उसी समय होगा जब संविधान सभा स्वयं 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देगी। जहां तक सवाल है संविधान सभा की प्रतिनिध्यात्मकता का, उस समय हम कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से किया जाता, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का निर्माण करने की मांग बहुत जोर पकड़ रही थी और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष रीति से होता तो भी सामान्यतः वही लोग चुनकर आते जो उस समय संविधान सभा के सदस्य थे। यदि जनमत संग्रह कराया जाता तो भी संविधान का स्वरूप ऐसा ही होता। यह बात इस आधार पर कही जा सकती है कि जो प्रथम आम निर्वाचन हुए थे उनमें संविधान सभा के अधिकांश सदस्य चुनाव में बहुत भारी बहुमत से जीते थे। जनता ने संविधान निर्माता और संविधान के प्रति अपने विश्वास को उससे अभिव्यक्त किया था। ग्रेनविले
ऑस्टिन ने कहा है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और इस तरह भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी संविधान सभा भारतीय जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें कांग्रेस के अतिरिक्त मार्क्सवादी और फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सदस्य, समाजवादी विचारधारा से संबद्ध व्यक्ति और कई विधिक और प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से ख्याति प्राप्त व्यक्ति भी शामिल थे। कांग्रेस के अंदर खुद ही कई विचारधाराओं के व्यक्ति हुआ करते थे। संविधान सभा को समाज के विभिन्न वर्गों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। 235 सदस्यीय सभा में 1 नेपाली, 2 सिख, 3 पारसी, 7 ईसाई, 2 एंग्लो इंडियन, 5 पिछड़ी जनजातियों, 33 अनुसूचित जातियों और 31 मुस्लिम वर्ग से संबद्ध व्यक्ति थे। जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं किया था। संविधान के लोक संप्रभुता पर आधारित होने की बात के विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, मैं समझता हूं कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा अनुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है और इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। संविधान की प्रस्तावना के कुछ और शब्दों के विषय में आगे बात करते हैं। वो शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य। इनमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत देश आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधिकार में नहीं था, यानी किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं था। 26 जनवरी 1950 को भारत की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गई। अब वह दुनिया के दूसरे देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, बाकी देशों की तरह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता था। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन संविधान निर्माताओं की मंशा, जैसी कि संविधान सभा के वाद विवाद से स्पष्ट होती है, उससे पता चलता है कि वो लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राज्य बनाने की इच्छा रखते थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसका कोई राज धर्म ना हो, जिसमें सभी धर्मों का समान आदर किया जाता हो, राज्य द्वारा न किसी धर्म का पोषण किया जाता है और न ही किसी का विरोध किया जाता है। मूल संविधान में किसी राजधर्म का उल्लेख न होना ही संविधान को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए काफी था। समाजवाद शब्द का उल्लेख भी जानबूझकर मूल संविधान में इसीलिए नहीं किया गया था कि किसी विशेष दर्शन को संविधान में लिपिबद्ध करने से नए विवाद पैदा हो सकते हैं। इन शब्दों को जोड़ने से वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। भारत लोकतंत्र के साथ साथ एक गणराज्य भी है। गणराज्य वह होता है जिसका प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत का राज्य प्रमुख जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यानी भारत राज्य का प्रमुख कौन है? हमारे राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान का उद्देश्य है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता भारत की जनता को प्राप्त हो, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखें। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाए, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। समाज का कोई व्यक्ति उसको पाने से वंचित न रहे जिसको वह पाने के योग्य है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है वह सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान भागीदारी का अवसर प्रदान करता हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था ना हो जिसमें आर्थिक
साधन संपन्न व्यक्ति द्वारा आर्थिक साधन विहीन व्यक्ति का शोषण किया जाए। न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को भी संविधान का उद्देश्य घोषित किया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए वो आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं जिससे कि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता से ही संभव है। समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान स्थिति में व्यक्तित्व विकास के समान अवसर प्रदान करना। इसके अतिरिक्त संविधान का लक्ष्य ऐसा बंधुत्व घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता दोनों साथ साथ कायम रह सकें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अखंडता शब्द जोड़कर के राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को ही और पुष्ट किया गया है। एकता और अखंडता एक दूसरे के पूरक ही हैं। एमवी पायली ने कहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सबसे उत्तम है। इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।